तो आज हम इस पर बातचीत करेंगे, चूंकि जिस तरीके से देश में लगभग फेक रेप केस यानी कि आपसी रंजिश या सहमति से बने संबंधों पर रेप का नाम दर्ज करके और मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, जिसमें अदालतों का भी समय बर्बाद होता है, पुलिस का समय बर्बाद होता है, और एक आम आदमी जो रेप जैसे केस का सामना करता है उसका घर, उसका परिवार, उसका कैरियर सब कुछ तबाह हो जाता है। इसी पूरे मामले में बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस से हैं वेदभूषण शर्मा जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कनिका भारद्वाज जी हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आयुष गुहा जी भी हैं, साइबर एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम एसीपी साहब से एक सवाल पूछते हैं कि सर, प्रारंभिक जांच की कमी, यानी कि जो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हर 10 में से एक मामला फर्जी पाया जाता है, क्या पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने का इतना दबाव होता है कि वे बिना किसी प्राथमिक सत्यापन के केस दर्ज कर लेते हैं? देखिए अरुण जी, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से वीकर सेक्शंस माना गया है महिलाओं को, एससी एसटी को। जितने भी कानून बने हैं सब महिला सेंट्रिक कानून बने हैं, और जो पुरुष है उनके लिए इस हिंदुस्तान में दुर्भाग्य से न पुरुष आयोग है न कोई कानून है। इसके अभाव के अंदर चूंकि प्रोविजन ही इस तरह के रखे गए कानून के अंदर कि उसके अंदर ये माना जाता है कि जैसे ही रेप की या मोलेस्टेशन की एससी एसटी या किसी ऐसे वर्ग पर दबाव है या उनको कुचला जा रहा है तो तुरंत एफआईआर करने का प्रोविजन है। परंतु जिस तरह से इस तमाम चीजों का मिसयूज किया गया, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय और तमाम डिफरेंट स्टेट के हाई कोर्ट्स ने समय समय पर अब ये टिप्पणी शुरू कर दी है कि इन कानूनों का मिसयूज किया जा रहा है। इसमें इसी क्रम के अंदर आप देखें कि विष्णु तिवारी का एक केस था, सन 2000 में दर्ज हुआ रेप का झूठा केस, जो कि जमीन विवाद से संबंधित था, परंतु 2024 में जाकर उसको न्याय मिला, बरी हुआ। और ये कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करी कि किस तरह से इस मामले के अंदर मिसयूज किया गया कानून का। ये केवल एक मामला नहीं है। अभी हरियाणा के अंदर दो बहनों का एक मामला था जिसमें उन्होंने काफी लोगों को फाल्स केस के अंदर फंसाया, झूठे केस के अंदर फंसाया, और उनको सालों तक जेल में रहना पड़ा। अभी फिलहाल एक पहलवानों का मामला चल रहा है जिसके अंदर विष्णु शरण सिंह का नाम बार बार लिया जा रहा है। उसके अंदर हरियाणा की एक लड़की ने, जो कि मेजर थी, 21 साल थी, उसने अपने आप को माइनर बताकर दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में पॉक्सो का मुकदमा दर्ज कराया। पर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि वो लड़की माइनर नहीं थी, वो 21 साल की लड़की थी। तो इस तरह से जो पर्सनल वेंडेटा है, आपसी दुश्मनी है, संपत्ति विवाद है, पारिवारिक झगड़ा है, इस तरह से मिसयूज किया जा रहा है। बहुत जबरदस्त तरीके से एक रैकेट के तहत चल रहा है। और केवल रेप के मामलों में नहीं, अभी आपने देखा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कितने बड़े बड़े महिला को अरेस्ट किया गया जिनका संबंध दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट से था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कानून केवल और केवल महिलाओं के पक्ष के अंदर बने हुए हैं। अभी आपने देखा कि आंध्र प्रदेश के अंदर जैसे ही विजय जोसेफ सीएम ने शपथ ली, उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजंस रखे जाएं। तो तमाम जो जेंडर न्यूट्रलाइजेशन की बात चल रही है, परंतु दूसरी तरफ कानून का मिसयूज हो रहा है, क्योंकि इसमें जो कानून है वो तमाम नॉन बेलेबल है, उसमें बेल लेना इतना आसान नहीं है, जिसका मिसयूज समाज के बहुत बड़ी लड़कियां इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे वो ऑफिस के अंदर हैं, चाहे गांव के अंदर हैं, चाहे अदालतों के अंदर हैं। आपने देखा किस तरह से महिलाओं का अपने कानून का मिसयूज करती हैं। दिल्ली के एक जज अमन शर्मा को सुसाइड तक करना पड़ा है, जजों को सुसाइड करना पड़ा है। दिल्ली के एक एसीपी हैं कौशिक, उनके पुत्र वधू किस तरह से उनका हरेसमेंट कर रही है, रो रहे हैं, एक तरह से वो बिलबिला रहे हैं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए जी। प्यार के अंदर यदि वायदा टूट जाए तो लड़की तुरंत रेप का मुकदमा दर्ज कर देती है कि मेरे साथ रेप होता रहा है। परंतु अदालतें भी दूसरी तरफ तमाम चीजों को देख रही हैं, परंतु दुर्भाग्य से सरकार ने इस बारे में अभी सुध नहीं ली है। कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा जिस तरह महिलाओं के लिए आयोग है, महिला आयोग, वुमेन कमीशन है, इस तरह का ना महिलाओं के लिए थाने बनाए जा रहे हैं, तमाम उनके लिए डेडिकेटेड कॉल लाइंस हैं, तो आप कॉल कर सकती हैं महिलाएं, परंतु पुरुषों के लिए दूसरी तरफ कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए बहुत सारा वर्ग
घुट घुट कर मर रहा है, सुसाइड कर रहे हैं लड़के, झूठा लड़कों को फंसाया जा रहा है। सारी लड़कियां नहीं है, परंतु समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इन तमाम चीजों का मिसयूज कर रहा है। उनको पता है कि कानून हमारे फेवर में है और इस तमाम चीजों के लिए ब्लैकमेलिंग की जा रही है। हनी ट्रैप के आपने केस देखे होंगे, मीटू कैंपेन चला, 19 FIR दर्ज हुई, बाद में पैसे लेकर सब सेटल हो गए। तो ये तमाम एक मुद्दे हैं जो तमाम समाज को पता है, परंतु जब तक सरकार जी बिल्कुल वेदभूषण जी, मैं आपके पास आता हूं। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट कनिका भारद्वाज जी हैं, मैं उनके पास चलता हूं। चूंकि सुलझी हुई और कई बड़े केसों की वो गवाह रही हैं, अपनी आंखों से देखी हैं। कनिका जी, कानून का दुरुपयोग बनाम सुरक्षा, एक सीधा सा सवाल है हमारा। क्या सख्त कानून जैसे कि धारा 376 और BNS में जो BNS की संबंधित धाराएं हैं, इनका डर दिखाता अपराधियों में कम और आम लोगों को फंसाने के लिए ये हथियार के रूप में ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है? इसका कैसे रोक पाएंगे? देखिए, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो रेप केसेस हैं इनका, और जो रेप के जो लॉज बने हैं, इनका मिसयूज हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। आज क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ, मैं देखती हूँ कि मैक्सिमम जो केसेस हैं, आपने जो डेटा भी आया है वो तो आया ही है, बट मैक्सिमम जो केसेस हैं, जब रेप की बात करते हैं, पॉक्सो की बात करते हैं या अदर मैट्रिमोनियल लॉज की भी हम बात करते हैं, तो मैक्सिमम केसेस फॉल्स है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे जो देखिए सेक्शंस भी हैं, लॉज भी हैं, सजाएं भी हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि जो जेन्युइन केसेस हैं वो रिपोर्ट नहीं होते हैं और जो मिसयूज है, जो फॉल्स केसेस है, वो बढ़े जा रहे हैं। तो हमें इस तरह से सोचना पड़ेगा कि जेन्युइन केसेस जो हैं वो हमारे सामने आए और जो मिसयूज है वो रुके। साथ ही में ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है इस मैटर में, क्योंकि जुडिशरी को अल्टीमेटली बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो जेन्युइन केसेस है उनमें कड़ी से कड़ी सजा देना बहुत जरूरी है, लेकिन जो केस मैलिशियस प्रूफ हो जाए, जो केस प्रूव हो जाए कि गलत है और लड़की ने झूठा इल्जाम लगाया है, उस केस में भी जो कड़ी से कड़ी सजा देना, वो आई थिंक जुडिशरी को अब करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा है बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें जो लड़की है वो झूठे एलिगेशंस लगाती है, जो लड़का है वो बेचारा सालों तक जो है वो कई बार जेल में भी रहता है या सालों तक केसेस में लड़ता रहता है और हैरेस होता रहता है। अल्टीमेटली पता चलता है कि वो जो केस है वो झूठा केस फाइल हुआ है। ऐसे केसेस में भी सजा देना उतना ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसे केसेस में देखिए मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सेक्शन है BNS में, अगर हम बात करें तो मैलिशियस 248 अगर सेक्शन आप देखेंगे वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए है, लेकिन उसमें सजा क्या है 5 साल, विच इज मैक्सिमम, या कुछ चंद रुपयों का फाइन। तो ये जो चीज है, ये सेक्शन को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि लड़की अगर कोई फेक एलिगेशन लगा रही है या बिना एविडेंस के कोई फेक एलिगेशन लगा रही है तो उसको वो थोड़ा सा डरे कि मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भी बहुत हार्श हो सकते हैं। इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा। तो ये मेरा ओपिनियन है। जी बिल्कुल, हमारे साथ आयुष जी हैं। आयुष जी से जान लेते हैं। आयुष जी, डिजिटल साक्ष्य की भूमिका कितनी अहम होती है? जैसे आजकल हनी ट्रैप या ब्लैकमेलिंग के मामलों में व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग अहम होते हैं। क्या जांच एजेंसियों इन डिजिटल सबूतों का इस्तेमाल FIR दर्ज करने से पहले कर रही हैं? जी हाँ, बेसिकली जितनी भी जांच एजेंसीज हैं वो इस तरह के एविडेंसेस को जनरली पार्टीज को बोल देते हैं कि आप पहले कोर्ट में जाइए, वहां पर प्रेजेंट कीजिए। बट जिस तरह के जो इंस्टाग्राम के चैट्स होते हैं आज की डेट में देखते हैं, मैक्सिमम केसेस में ये होता है लोगों की इंस्टाग्राम पे मुलाकात होती है, बातचीत होती है, फिर वो धीरे से व्हाट्सएप पे जाती है। लोगों के जो लंबे रिलेशनशिप चलते हैं, बहुत लंबे लंबे चलते हैं, उसके बाद फिर कुछ अनबन हो जाती है तो वो जाके थाने में रिपोर्ट लिखवा देती है रेप की या बाकी चीज़ों से। सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, एविडेंस जो होते हैं डिजिटल एविडेंस, इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और साथ ही साथ में लोगों को ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि इसके साथ में जो एक डिजिटल एविडेंस के लिए सर्टिफिकेट होता है, पहले हम उसे 65B बोलते थे, अब 63 एंड 64 में आ गया है जो न्यू एविडेंस एक्ट में है। तो इन चीज़ों पे जो एविडेंस बनाने की है, जो भी आप स्क्रीनशॉट लेते हैं उनको प्रिजर्व करने की जरूरत है। साथ ही साथ पे जब अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो वहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है कि वहाँ पे सामने वाला जो भी है जिससे आपने चैट की है, लड़का हो या लड़की हो, उसका नाम, मोबाइल नंबर, दोनों चीज़ें क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ताकि ये ना लगे कि कल को आपने टैंपरिंग की है। क्योंकि डिजिटल एविडेंस के साथ में सबसे बड़ा चैलेंज का जो इशू होता है वो यही होता है कि इसमें किसी तरह की टैंपरिंग हुई है। अगर आपके स्क्रीनशॉट में प्रॉपर्ली ये चीज़ें विजिबल है कि जो चैट या कम्युनिकेशन है वो आपका इस पर्टिकुलर नंबर से हो रहा है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे AI एप्लीकेशंस आ गए हैं जिसके थ्रू आप किसी की फोटो डाल के या चैट एडिट कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ों को कोर्ट कई बार एंटरटेन नहीं करता है। साथ ही साथ में आपको जो ओरिजिनल एग्जिबिट होता है उनको भी संभाल के रखने की जरूरत होती है। और ट्राई कीजिए, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, पेन ड्राइव में कॉपी कर लेते हैं या फिर वो कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास एक एविडेंस की जो कॉपी है इसके थ्रू हम चल जाएगा।
तो ये एक तरीके से सेकेंडरी एविडेंस हो जाता है। तो आपको ट्राई करने की जरूरत होती थी कि जितने भी आपके ओरिजिनल एग्जिबिट हो सकते हैं उन चीजों को आप प्रिजर्व करके रखें, ताकि इन सारे चीजों की जो भी केसेस होते हैं इसमें आप कर सकते हो। चाहे तो आपके जो भी आईओ होते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज होते हैं, उसको आप इसके स्क्रीनशॉट्स की फोटोकॉपी और बाकी चीजें दे सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं अगर आपसे गलती से डिलीट हो गए हैं तो आप उनसे ये रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर डिवाइस था जो कि पूरे कम्युनिकेशन में जिसके लिए यूज हुआ था उसको वो सीज करें, और जो भी अपनी फॉरेंसिक लैब है जो कि एफएसएल्स होती हैं वहां पे भेजें, ताकि इसकी टेक्निकली जांच की जाए और चैट्स को रिकवर किया जाए। कोई भी चैट जो होता है, कोई भी कंपनीज बोलती हैं कि डिलीट हो जाती हैं, रिकवर नहीं होती, ऐसा नहीं है। चैट्स रिकवर होती हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल डिवाइस है तो 99% केसेस में वो चैट्स रिकवर हो सकती हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, स्नैपचैट हो या कोई भी एप्लीकेशन हो। ये चीजें पूरी तरह से पॉसिबल है। एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को भी समझने की जरूरत है कि टेक्निकल युग आ चुका है, तो पहले आईटी के जितने एविडेंसेस हैं उसमें ध्यान दिया जाए। सिमिलरली अगर आप जैसे देखते हैं कि चरमस्त सर ने भी बोला था इसी टॉपिक पे कि एसटीएससी एक्ट का भी इसी तरह से दुरुपयोग किया जाता है। लोगों का कम्युनिकेशन कुछ और होता है, वो थाने में जाके और कुछ लिखवा देते हैं। तो इस तरह के मिसयूज से अगर हमको बचना है तो आईटी एविडेंसेस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं अब सीधे एसीपी साहब वेदभूषण जी से मैं उनके पास चलता हूं। सर एक बात बताइए, चूंकि आप दिल्ली पुलिस के कप्तान रह चुके हैं, एक सीधा सवाल मेरा ये है कि आखिर रेप केस, फॉल्स केस बढ़ते तो पुलिस इसमें जांच क्यों नहीं करती है? आपको ये पता होना चाहिए सर कि एक फर्जी एफआईआर एक व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद कर देती है, उसका घर परिवार पूरा तबाह हो जाता है। पुलिस पे कहां पे कमी है? कौन से ऐसे सिस्टम में खामी है जिसका भुगतान जो है आम आदमी कर रहा है, जो बेकसूर इंसान कर रहा है? देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन पर इन्वेस्टिगेशन की है। मैंने एक बहुत बड़े केस के अंदर, जो हनी ट्रैप केस था, एक तरह से ब्लैकमेलिंग का केस था। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट की लॉयर ब्लैकमेल कर रही थी, 7 करोड़ रुपए की डिमांड थी। उसमें तमाम इन्वेस्टिगेशन की। जब उसकी डिजिटल इम्प्रिंट्स ढूंढे गए, उसके घर पर जब जो कैमरा उसने लगाया था उसको जब सीज किया मैंने, उसके डिटेल लिए तो चौंकाने वाले थे। चीफ मिनिस्टर तक उसके शिकार थे। बड़े बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से करोड़ों रुपए से कम की डिमांड उसकी नहीं होती थी। परंतु जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो तमाम चीजें पता लगी कि ये केवल एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग कर रही थी। ये पुलिस के ऊपर डिपेंड है कि पुलिस किस तरह से डिजिटल एविडेंसेस को सर्च करती है, किस तरह से पेश करती है। क्योंकि कानून जो प्रोविजन जो तमाम मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के हैं, उसमें आज तक हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में कभी किसी लड़की के खिलाफ कोई डेटरेंट एक्शन नहीं हुआ। वो पहला एक एग्जाम्पलरी केस था, पार्लियामेंट थाने में दर्ज है आज भी वो। हालांकि 1.5 साल के बाद में लड़की जेल से बाहर आ गई, दोनों पार्टीज ने कंप्रोमाइज कर लिया। परंतु जो तमाम प्रोविजंस हैं वो केवल लड़की को फेवर करने के लिए। लड़की कोई भी एलिगेशन लगा सकती है कि मेरे को शादी का झूठा वायदा करके मेरे को रेप करता रहा, सेक्स करता रहा। धारा 69 भारतीय न्याय संहिता के अंदर इस तरह का प्रोविजन है और नॉन बेलेबल है। कोई भी लड़की यदि बेईमान हो जाए तो केवल उसके ईमान का पर है कि वो झूठा एलिगेशन लगाएगी या नहीं लगाएगी। यदि उसके मन में चोर आ जाए, बेईमानी आ जाए, तो जाके तुरंत थाने में कह सकती है कि मेरे को शादी का झूठा वायदा किया था। जो नया कानून है उसके अंदर ये प्रोविजन है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि टूटा हुआ जो वादा है वो रेप नहीं है। परंतु उसके बावजूद भी जो कानून चूंकि नहीं है, इसलिए उसका तमाम महिलाएं इस तरह के समाज के अंदर इस्तेमाल करती रही हैं, आज भी इस्तेमाल कर रही हैं। जब तक इस तमाम मामलों को पार्लियामेंट द्वारा एड्रेस नहीं किया जाएगा, इसके बारे में कानून नहीं बनाया जाएगा कि उतनी ही सजा हो। लड़की यदि झूठ बोले, रेप केस के अंदर यदि सजा 20 साल की है, लड़की को भी यदि झूठा पाया जाए तो 20 साल की सजा हो, तो ये तुरंत एक उसका डेटरेंट इफेक्ट पाया जाएगा। परंतु दुर्भाग्य से ऐसा कानून नहीं है। लड़की का झूठ पकड़ा भी जाए तो लड़का ज्यादा से ज्यादा बरी हो जाता है। मैंने आपको विष्णु चरण का तिवारी का केस बताया, 20 साल बाद बरी हुआ। इसी तरह से हरियाणा का जो मामला था वो भी सालों बाद बरी हुए। इस तरह के सैकड़ों मामले तमाम अदालतों के सामने है, मौजूद हैं, बरी हो जाते हैं। ये वो डाटा है जो एनसीआरबी या तमाम लोग करते हैं, वो ओपन होता है। परंतु जो असली मामले हैं वो दबे के दबे रह जाते हैं। लोग अपनी इज्जत, सम्मान, प्रेस्टीज, तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए अपने किसी भी तरह से उसको कोशिश करते हैं कंप्रोमाइज किया जाए। इसका फायदा समाज का बहुत बड़ा ऐसा वर्ग जो लड़कियां हैं वो खुद ब्लैकमेलिंग पर कर रही हैं। सेक्सटॉर्शन के मामले भयंकर रूप से बढ़ रहे हैं।
वीडियो कॉल करके लड़की 2 मिनट के अंदर न्यूड हो जाती है, उसकी वीडियो बनाकर जिस तरह से उसका एक्सप्लॉइटेशन होता है, वो इज्जतदार आदमी है, अपने समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर इस तरह की बात नहीं करता। और वो तमाम ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। जरूरत है कि पार्लियामेंट के अंदर इस तमाम चीजों को उठाने की, नया कानून इसमें ऐड करने की, सेक्शन ऐड करने की, और सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में अपनी चिंताएं वक्त वक्त पर जताता रहे, अपने जजमेंट्स के थ्रू बताता रहे, परंतु अभी ये एड्रेस नहीं हो पाया है। उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से तमाम बातें सरकार तक पहुंचेंगी और इस बारे में जरूर कोई ना कोई पहल आज नहीं तो कल करनी होगी। नहीं तो जिस तरह से बेंगलुरु के अंदर हमारे एक इंजीनियर साहब ने सुसाइड कर लिया, अमन शर्मा ने सुसाइड किया, रेप के झूठे मामलों के अंदर लोग परेशान हैं, जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, वो अपनी व्यथा किसी को बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी सुनने वाला नहीं है, ना प्रोसिक्यूशन सुनती है, ना पुलिस सुनती है। कोर्ट में एक लंबी प्रक्रिया है जिसका नुकसान बिल्कुल वेदभूषण जी, हमारे भारत देश में आज की अगर बात करें, आज की डेट में पूरे देश में 4 से 5 लोग सुसाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका फर्जी केस दर्ज हो जाते हैं। ठीक है, हम इसका जो झूठी शिकायत पर कार्रवाई को लेकर हम कनका जी से जान लेते हैं। कनका जी, जब कोई मामला तथ्यात्मक रूप से झूठा पाया जाता है तो क्या आईपीसी की धारा 182 है 211 जो अब बीएनएस के तहत हो गई है के तहत शिकायतकर्ता पर उतनी ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए होनी तो चाहिए, बट प्रॉब्लम है कि हो नहीं रही है। सेक्शंस है, लॉज है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसे केसेस में जुडिशरी को ही अब कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जुडिशरी को बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर जैसे ब्लैकमेल हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया या मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो गया, इन तरह के केसेस को सीरियसली नहीं लिया जाता। अगर कोई लड़का आके बोलता है कि मेरे साथ कोई लड़की एक्सटॉर्शन कर रही है या मुझे ब्लैकमेल कर रही है या मुझे डरा धमका रही है, तो निचले लेवल पे कंप्लेंट भी कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। एफआईआर तो आप भूल जाइए या कोर्ट प्रोसीडिंग्स तो आप भूल ही जाइए, उस लड़की की कंप्लेंट भी नहीं रजिस्टर हो रही है आज के टाइम पे। लड़का जो है वो पुलिस स्टेशन में धक्के खाता रह जाएगा लेकिन कंप्लेंट नहीं होगी। तो ये जो है अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जुडिशरी को ही इसमें अपना अपर हैंड दिखाना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर कोई भी जो लड़का है उसके साथ एक्सटॉर्शन हो रहा है या ब्लैकमेल हो रहा है, वो 308 ऑफ बीएनएस जो एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग का सेक्शन है उसमें अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए, एफआईआर दर्ज कराए, और अगर उसकी एफआईआर नहीं हो रही है तो सीधा कोर्ट में आके वो जो है अपनी पिटिशन फाइल कर सकता है कि भाई मेरी एफआईआर नहीं हो रही है और इस पे एक्शन लीजिए। ये भी एक ऑप्शन है। डेफेमेशन फाइल कर सकता है, साथ में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में सेक्शन 248 ऑफ बीएनएस जो है उसमें वो फाइल कर सकता है। सेक्शंस तो है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, लेकिन जुडिशरी काफी निचले लेवल पे अगर हम देखें, अगर हम डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट की बात करें तो आज भी काफी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जुडिशरी जो है काफी बायस्ड है। और मैं ये ओपनली बोल सकती हूँ नेशनल मीडिया पे कि जुडिशरी लड़कियों की तरफ काफी बायस्ड है। हालांकि अब धीरे धीरे जो है ये माइंडसेट चेंज हो रहा है, जो मुझे लगता है और भी होना चाहिए एक सर्टेन लेवल पे। बट आज भी ये प्रॉब्लम है कि बायसनेस जो है, एक माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं सब लोग की लड़का ही गलत होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के के साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस, सिर्फ लड़की के साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लड़के के साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की के साथ ही गलत हो सकता है, लड़के के साथ भी होता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो चीजें हैं, वो अब वक्त आ गया है कि जुडिशरी इनको कंसिडर करे एटलीस्ट। लॉज तो देखिए अभी जैसे कि वुमेन के लिए सीएडब्ल्यू सेल है, मेन के लिए भी एक कमीशन का प्रस्ताव आया है। तो मैं सोचती हूँ एक पॉजिटिव कदम हम बढ़ा रहे हैं। हमारे जो पार्लियामेंट में भी लोग लेजिस्लेशन है, जजेस भी हैं, वो एक पॉजिटिव कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि इतना सीरियस नहीं हुआ है मैटर की कोई भी लड़की जो है वो डरे कि कोई झूठा एलिगेशन लगाने से पहले वो 100 बार सोचे। ये नौबत अभी नहीं आई है और आई थिंक अब जुडिशरी को हाथ में लेना पड़ेगा ये चीजें। जी बिल्कुल, आयुष जी के पास चलते हैं। आयुष जी, आप आज की डेट में आपने देखा कि सोशल मीडिया ट्रायल, कई बार केस दर्ज होते ही सोशल मीडिया पर आरोपी को अपराधी घोषित कर दिया जाता है। डिजिटल फुट ये फिंगरप्रिंट वगैरह के इस युग में अगर बाद में केस फर्जी निकलता है तो क्या उस व्यक्ति की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिल सकती है या इससे कैसे बचा जा सकता है? बेसिकली जो न्यूज मीडिया एंड बाकी जगहों पे बहुत सारी चीज़ों के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी न्यू लॉज भी बनाए हैं जो मीडिया गाइडलाइंस के लिए और जो भी इंटरमीडिएटरीज हैं उनको कंट्रोल करता है। तो उसमें इस चीज़ के बारे में बोला गया है कि अगर आप कोई फेक न्यूज़ या इस तरह की कोई चीज़ें चलाते हैं जिससे किसी को समस्या होती है, जैसा अभी कनिका जी ने भी बताया कि आप डिफेमेशन फाइल कर सकते हैं, तो लोग जनरली डिफेमेशन फाइल कर सकते हैं बट वो करते नहीं है क्योंकि लोगों को लगता है कि जैसे तैसे इतने साल के बाद बच के निकले हैं, अब कोई मतलब नहीं वापस से कोर्ट कचहरी करने का।
यूजुअली क्योंकि हिंदुस्तान में एक आम परंपरा है, लोग बोलते हैं कोर्ट कचहरी से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। पर ये चीजें हैं कि जब आपके पास डिजिटल एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं तो उनको प्रिजर्व करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रिजर्व करने के साथ में जब भी आप किसी भी पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में, जैसे कि कनिका जी ने भी बताया, सर ने भी बताया, जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं उसके साथ में हमेशा हम लोग बोलते हैं डिजिटल एविडेंस के लिए जो सर्टिफिकेट होता है सेक्शन 63 एंड 64 में जो ये दिया हुआ है न्यू एविडेंस एक्ट में, इन चीजों के जो सर्टिफिकेट है साथ में लगाना बहुत मैंडेटरी होता है। 99% केसेस में क्या होता है कि लोअर कोर्ट्स में बहुत से एडवोकेट्स होते हैं जो इस सर्टिफिकेट के बारे में नहीं जानते हैं या अवेयर नहीं होते हैं। तो ये बेसिकली दो पार्ट में बनता है, एक होता है पार्ट ए, दूसरा होता है पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है जो जनरली पार्टीज के द्वारा भरा जाता है, जैसे कि अगर कोई एक्यूज्ड है, जो कोई पर्सन है वो खुद भरेगा जिसका ओरिजिनल डिवाइस है या जिसके चैट है जिसके मोबाइल में। सेकंड होता है टू बी जो एक्सपर्ट के द्वारा फिल किया जाता है, जो भी साइबर एक्सपर्ट हैं या जो भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो उसको फिल करते हैं, साथ में उसकी एक हैश वैल्यू लिखते हैं। हैश वैल्यू एक तरीके से एक डिजिटल सिग्नेचर की तरह आप मान सकते हैं किसी भी एक फाइल का। अगर उसमें किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ होती है या कुछ होता है तो वो बदल जाते हैं। तो इस तरह से कोर्ट या कभी भी कोई भी अगर उसको वेरीफाई करना चाहे तो आपके डिजिटल एविडेंसेस को वेरीफाई कर सकता है। तो ये चीजें आप कभी भी केस फाइल करते हैं या कुछ करते हैं जहां आप कोई स्क्रीनशॉट, फोटो, वीडियो, ऑडियो, किसी भी तरह का डिजिटल एविडेंसेस अगर आप लगाते हैं तो इन चीजों का आपका ध्यान रखना बहुत मैंडेटरी होता है। जी बिल्कुल, मैं एसीपी साहब से एक बात जानना चाहता हूं, चूंकि लंबे समय से कप्तान रहे हैं पुलिस विभाग के। सर, जांच का तरीका और फाइनल रिपोर्ट यानी कि एफआर लगाने में पुलिस को इतना लंबा समय क्यों लगता है? क्या सिस्टम में कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो सकता जिसे शुरुआती 15 दिनों में ही आपसी सहमति या रंजिश वाले मामलों को छांटा जा सके? देखिए, इसमें बिल्कुल क्लियर प्रोविजन है कि 60 डेज के अंदर आपको चार्जशीट कोर्ट में पेश करनी ही होगी। तो ये बहुत लंबा टाइम नहीं होता, 60 डेज तक तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आनी है, कोई साइबर की रिपोर्ट्स आनी है, कोई मेडिकल की रिपोर्ट्स आनी है, तो इतना बड़ा रीजनेबल टाइम है। 60 डेज कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है, परंतु प्रक्रियाएं कोर्ट की इतनी लंबी है कि यदि कोई डिफेंस में यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे तो पुलिस के ऊपर ही आएगा कि ये लड़की का विरोधी है, रेप केस के अंदर लड़के की बात कर रहा है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है, क्योंकि कानून का जो सिस्टम है, प्रोविजन जो रखे गए हैं वो केवल प्रोसिक्यूशन के लिए रखे गए हैं। अब वो डिफेंस की जिम्मेदारी है कि डिफेंस में कोई डिजिटल एविडेंस या कोई फिजिकल एविडेंस कोर्ट में पेश कर सके, परंतु उसमें जो प्रक्रिया है सालों निकल जाते हैं। तो ये लगता है कि शायद सारा निकम्मी पुलिस ही है और अदालतों का और सिस्टम का कोई दोष नहीं है, जबकि ये रिवर्स है। क्योंकि पुलिस में जो पीड़िता गई है उसके लिए तमाम कानून है कि 60 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी करके कोर्ट में चार्जशीट फाइल करनी है। जैसे ही उस पाले में, कोर्ट के पाले में बॉल जाती है, उसके बाद कोर्ट का सिस्टम शुरू होता है। इसमें तमाम चार्जशीट देना, कॉपी देना, गवाहों की लिस्ट प्रोसिक्यूशन करना, डिफेंस को टाइम देना, उसमें महीनों सालों का टाइम लग जाता है। तो एक आम आदमी के माइंड में जाता है कि पुलिस ही शायद सबसे निकम्मी है इस सिस्टम के अंदर, जबकि जो तमाम और चीजें हैं उसके लिए जिम्मेदार है, उसके लिए कोई नहीं देखता। आपने निर्भया केस के अंदर देखा कि 7 साल लगे न्याय पाने के लिए, उसके तमाम तरह की विवत्साएं हुई। तो ये कानून का जो सिस्टम है इसकी स्पीड बहुत स्लो है, आज भी स्लो है, पहले भी स्लो थी और अभी भी बहुत ज्यादा स्लो है। हालांकि कोशिश की गई है बीएनएसएस के अंदर और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नए कानून बने 2024 में, कि इसको एक्सपीडाइट किया जाए, गवाहों को बार बार ना बुलाया जाए, उनको एक लिमिट तक मौका देकर छोड़ दिया जाए, ट्रायल को आगे बढ़ाया जाए। परंतु अभी आपने देखा आरजी कार केस के अंदर 4 महीने के अंदर, रेप केस के अंदर उसको सजा हो गई। तो इस तरह से सिस्टम में बदलाव हुआ है, परंतु अभी वहां तक नहीं पहुंच पाया सिस्टम जितने बदलाव की जरूरत है। इसलिए जो फॉल्स केसेस जो लड़कियां दर्ज कराती हैं, चाहे वो सेक्सुअल रिलेशनशिप के मामले हों, शादी के मामले हों, SC/ST एक्ट के मामले हों, क्योंकि महिलाओं से जो जुड़े हुए कानून हैं आज भी वो महिलाओं के ही फेवर में है, पुरुषों के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए जहां तक जब फॉल्स केस की बात आती है तो आज तक, मैं फिर दोबारा आपके दर्शकों के लिए बताऊं कि आज तक किसी लड़के ने किसी लड़के के ऊपर बरी होने के बाद में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। ये जिम्मेदारी अदालतों की भी होती है। जब अदालत निर्णय करती है, देती है कि झूठा केस बनाया गया है, तो अदालत की जिम्मेदारी है खुद कॉग्निजेंस लेकर लड़की को सजा करें, उतनी सजा करें जितने टाइम कम से कम वो जेल में रहा है या उसकी हैरेसमेंट हुई है, उसको फाइनेंशियल लॉस में, उसके समाज में जो बेइज्जती होती है उसकी कभी रिकवरी नहीं हो सकती। उस पर टैग लग जाता है लड़के पर कि ये बलात्कार है या लड़कियों को छेड़ता है या लड़की बाज है, बहुत तरह के उसके बारे में
चटकारे लेकर तमाम मोहल्ले, समाज, परिवार के अंदर पूरा ड्रामा करा जाता है कि तो लड़का ही बड़ा घटिया था, ये तो बचपन से ही पैदा होते ही ये तो इस तरह की इसकी एक्टिविटी थी। तो जो स्टिग्मा लड़के पर लगता है वो कभी भी नहीं मिटाया जा सकता। इसलिए जरूरत है कि तमाम चीजों को समझकर अब सरकार महिला आयोग की तरह ही पुरुष आयोग का कोई बनाए, मंच बनाए, पुलिस की जो शैली है कार्य करने की उसके अंदर बदलाव लाए जाए। पुलिस अपनी कोई कंप्लेंट थाने में लेकर जाता है तो वहाँ हंसी का पात्र बनता है कि देखो अपनी बीवी से परेशान है, अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान होकर दरखास्त देने आया है, क्योंकि वहां पर प्रोविजन ही नहीं है। केवल वो अपनी हंसी उड़वा सकता है, खिल्ली उड़वा सकता है, क्योंकि कानून में प्रोविजन नहीं है। अब अदालतों के धक्के खाएगा, पहले अपनी बेइज्जती कराएगा, शादीशुदा है तो अपने परिवार में बेइज्जती उसको झेलनी पड़ती है, फिर समाज में झेलनी पड़ती है, गांव देहात में झेलनी पड़ती है। तो समाज का जो सिस्टम है अभी इसमें बहुत बड़े रेवोल्यूशन की जरूरत है, जो उम्मीद नहीं है कि बहुत जल्दी से इसके बारे में सरकार चाहती है या कोई ऐसा कदम है। जो पुरुष आयोग की जो डिमांड थी वो बस्ता खामोश के अंदर पड़ी हुई है, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं। हालांकि मैं कई बार इसके बारे में खतो खिताबत तमाम फ्रंट के ऊपर करता रहता हूं अपनी तरफ से, जो भी मेरी संस्था, मेरे रिटायर्ड साथी हम करते हैं, परंतु सुनवाई कोई नहीं है, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ये दंश झेलना ही पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके पास आता हूं, मैं सीधे कनका जी के पास चलता हूं। कनका जी, पूरे देश भर में एक हुजूम सा फर्जी रेप केस का, अधिकतम मामले में एक पूरे देश आपको देख रहा है। एक राय हम आपसे लेना चाहते हैं, कोई भी लड़की अगर आपको पता ही होगा लगभग कि लोकल स्तर पर सबसे अधिक जिसको हिंदी भाषा में बोला जाता है दलाल सक्रिय रहते हैं, पुलिस से सांठगांठ करते हैं, और अगर फर्जी रेप केस रहता है तो आनंद फानन में दर्ज होता है। लेकिन वास्तविक अगर कोई पीड़िता रहती है तो उसको थानों का कई महीनों तक चक्कर कटवाया जाता है। ऐसे केसों से बचने के लिए लड़कों को क्या कुछ करना चाहिए, युवकों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के जितने भी चाहे यंगस्टर्स भी हों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सुसाइड केस भी आ रहे हैं कि यंगस्टर्स सुसाइड कर रहे हैं इसी रीजन की वजह से हारेस हो रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने पास एविडेंस जरूर रखिए। चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या आप किसी ऑनलाइन साइट पे मिले हैं, जैसे कि शादी.com या जीवनसाथी.com, इस ऐसे भी बहुत केसेस आते हैं हमारे पास कि भाई शादी के लिए मिले और उसके बाद फिर नहीं शादी हो पाई तो रेप का सेक्शन लग गया, इस तरह की चीजें। तो लड़की को मैं यही बोलूंगी कि एविडेंस रखना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करती हूँ कि अपनी जो भी व्हाट्सएप चैट है वो डिलीट मत करिए। अगर लड़की किसी भी तरह की आपको अब्यूज कर रही है, आपको फोर्स कर रही है या आपको आपसे पैसे मांग रही है कि भाई इतने पैसे दे वरना मैं तेरे अगेंस्ट कंप्लेन कर दूंगी, इन सब चीजों की कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग हमेशा रखिए। घबराने से कुछ नहीं होगा, घबराने से बेटर है अपने पास एविडेंस रखो। अल्टीमेटली जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं, चाहे वो कोई भी क्रिमिनल केस हो, जो की है वो है एविडेंस। अगर एविडेंस नहीं है तो जो मर्डर होता है वो भी छूट जाता है कोर्ट से। तो लैक ऑफ एविडेंस जो होता है उसके बेसिस पे कोई भी बरी हो सकता है। तो जो जितने भी लड़के हैं वो अपने पास जरूर कोई ना कोई एविडेंस रखिए। नंबर 2, अगर आपके साथ कोई एक्सटॉर्शन हो रहा है तो कंप्लेंट जरूर कराइए, क्योंकि लड़के जो है वो बहुत डरते हैं कि अगर मैं पहल कर दूंगा तो पक्का मेरे पे सेक्शन लग ही जाएगा। इस तरह से बहुत सारे लड़के हैं जो डरते हैं कि अगर मैं जाके पुलिस स्टेशन में बोलूंगा तो इसका मतलब मैं ही कोई केस स्टार्ट कर दूंगा, फिर तो लड़की पक्का मेरे पे रेप का सेक्शन लगाएगी। तो डरना नहीं है आपको। अगर आपके पास एविडेंस है कि वो आपसे एक्सटॉर्ट कर रही है, पैसे मांग रही है, तो प्लीज पुलिस स्टेशन जाइए और डेफिनेटली कोई ना कोई आपका जो कनिका जी माफी चाहता हूं, मैं आपको रोकना चाहता हूं। एक सीधा सवाल है, 24 घंटे का सबसे बड़ी वायरल खबर है आपके लखनऊ से कि कोई पाठक करके महिला है, नाबालिग बच्चियों को संबंध यानी कि फिजिकल किसी और से होती है, FIR किसी और के नाम से हो जाती है। ये 24 घंटे की पूरे देश की सबसे चर्चित तो बड़ी खबर है। तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके से ये आरोपी पाठक दावा की कि हम 300 से ज्यादा मामले दर्ज कराए हैं, पुलिस से हमारी सांठगांठ है, इनसे कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि एक तरफ लड़की नाबालिग है या बालिग है, जो भी फिजिकल हो रही है दूसरे से, और FIR किसी तीसरे व्यक्ति के नाम से हो रहा है, ऐसे कैसे बचा जा सकता है मैम?
देखिए, सबसे पहले तो कानून में प्रोविजन है कि अगर ऐसी कोई झूठी एफआईआर होती है तो आप क्वॉश में जा सकते हैं, आप उस एफआईआर को क्वॉश करा सकते हैं, प्रोविजंस हैं। तो और दूसरी बड़ी बात है कि ऐसे बचा इसी तरह से जा सकता है कि आप इसको रिपोर्ट करिए, कंप्लेंट करिए और अपने पास एविडेंस रखिए। इसके अलावा आपके पास और कोई तरीका नहीं है इन सब चीजों से बचने का। आपको थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना होगा, जैसा कि मैंने बताया। अगर आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर हो जाती है जो कि आपको लगता है कि फॉल्स है, तो आप इमीडिएटली हाईकोर्ट जाइए, उसको क्वॉशिंग कराइए उसकी, और हाईकोर्ट इसको अपने हिसाब से डील करेगा। नंबर 2, अगर आपके पास एविडेंसेस हैं तो प्लीज इसको रिपोर्ट जरूर करिए। मैं पहले भी यही चीज बोल रही थी, अगर आप रिपोर्ट ही नहीं करेंगे, डर जाएंगे, तो फिर ये चीज हमारे सामने नहीं आ पाएगी, देश के सामने नहीं आ पाएगी, और पुलिस ऑफिशियल्स भी कुछ कर नहीं पाएंगे अंटिल अनलेस रिपोर्टिंग नहीं है। अगर आपकी कोई रिपोर्टिंग नहीं करता तो आप तब भी डायरेक्ट कोर्ट में आ सकते हैं, लेकिन आपको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि एविडेंस प्लीज रखिए। इसके अलावा अभी फिलहाल ऐसा कोई लॉ नहीं है कि डायरेक्ट कोई एक्शन हो जाए, या ऐसा कोई स्ट्रिक्ट प्रोविजन नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन जो है मैं उसके बेसिस पे आपको बता सकती हूँ। बट मैं इस चैनल के माध्यम से जरूर अपील करूंगी कि प्लीज ऐसा कोई लॉ लाइए जिसमें मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में जो लड़कियां, हमको कड़ी से कड़ी सजा हो जो ऐसे गलत काम कर रही हैं। जी बिल्कुल आयुष जी, एक सीधा सवाल मेरा आपसे, एक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ से संबंधित ये सवाल है। क्या ऐसा संभव है कि आपसी सहमति के वीडियो या चैट को एडिट करके उसे जबरदस्ती का रूप दे दिया जाए? एक एक्सपर्ट के तौर पर आपका फेक डिजिटल एविडेंस की पहचान कैसे करते हैं? जी हाँ, बेसिकली ये पूरी तरह से एआई के युग में पूरी तरह से ये चीजें पॉसिबल है कि आप एडिट कर सकते हैं किसी भी तरह के वीडियोस को। जैसे कि एक टेक्नोलॉजी थी जिसे हम डीप फेक बोलते हैं। डीप फेक में आप किसी के भी जो फोटोज हैं उनका यूज कर सकते हैं, फोटोज एंड वीडियोस को एडिट कर सकते हैं और किसी का भी फेस वहाँ पे स्वाइप कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, बट इनको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं, जनरली सारे एक्सपर्ट के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू वो वीडियो जो ओरिजिनल है या फेक है या मॉर्फ किया हुआ है, इस चीजों का पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ में जो स्टेट एजेंसीज होती हैं, जितनी भी फॉरेंसिक लैब्स होती हैं, इनके पास भी इस तरह की कैपेसिटीज होती हैं कि वो इस तरह के वीडियोस को ओरिजिनल है या फेक है आइडेंटिफाई कर सकती है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। हालांकि आप जो बोल रहे हैं ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के नाम से बहुत फेमस था। शर्मा सर ने भी बीच में इस बारे में बताया था कि कुछ महिलाएं वीडियो कॉल पे ऑब्सीन हरकतें करती थी और उसका ब्लैकमेलिंग हो रही थी। तो 90% केसेस में ये देखा गया कि वो एक वीडियो प्ले हो रहा होता था और जो जनरली मेल होते थे उनके साथ में इस तरह की चीजें होती थी कि ब्लैकमेलिंग होती थी। जी बिल्कुल एसपी साहब, एक सवाल मेरा सीधा आपसे है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर थाने में दर्ज हो जाती है तो पुलिस फिर उसको अपराधी सिद्ध करने में क्यों तुल जाती है? क्या उसको सही जांच करके अगर बेकसूर है सामने वाला तो उसको बचाया नहीं जा सकता है? हमने ऐसे कई अपने आंखों के सामने ये मामले देखे, एफआईआर दर्ज हुई मतलब वो सिद्ध अपराधी सिद्ध हो गया, उसके पीछे पुलिस नहा धो के पड़ जाती है। फिर देखिए, कानून इस तरह का बना है, जिस तरह से एक पॉक्सो के अंदर एक छोटी लड़की रिपोर्ट करती है कि मेरे साथ सेक्स हुआ है, तो पुलिस का केवल काम यह है कि जो वो कह रही है उसको बिल्कुल देवी का रूप माना गया है। लड़की को, बच्ची को, माइनर बच्ची है चाहे बड़ी लड़की है, केवल प्रोसिक्यूशन का जिम्मेदारी है कि उस लड़की को सत्य मानकर उसकी जांच की जाए। परंतु दूसरी तरफ अब इस तरह के भी इंस्टांसेज हैं कि जब पुलिस ने बहुत सारी इस तरह की डिजिटल एविडेंसेस सामने लाए हैं कि जिसमें साबित हो गया कि लड़की झूठा केस दर्ज करा चुकी है। जिस तरह मैंने बताया कि पहलवानों के मैटर के अंदर जो रेसलर को लेकर तमाम हिंदुस्तान के अंदर जलजला आया था, उसमें जो सबसे पहला मुकदमा था वो हरियाणा की एक लड़की जिसने अपने आप को दिल्ली में आकर माइनर बताया, और एक विष्णु शरण सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे और स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पर जब मैंने उसकी अपने व्यक्तिगत तौर पर जांच करी तो पता लगा वो लड़की 21 साल की थी और पहले भी अपने किसी पहलवान साथी के खिलाफ इस तरह का मुकदमा दर्ज करा चुकी है। क्योंकि इस तरह के मामले, चूंकि एक सिस्टम की कमी है कि एक्यूज का डाटा तो हम सबके पास है, पूरे हिंदुस्तान के हर थाने में, एनसीआरबी में है, मेरे आपके पास है, परंतु जो शिकायत करता है उनका डाटा नहीं है। इस तरह के भी मामले आए हैं। एक मामला दिल्ली का था जिसमें लड़की ने 9 मुकदमे रेप के विभिन्न आदमियों पर कराए। लास्टली वो कहीं मुझे आइडेंटिफाई मैंने किया तो पता लगा कि लड़की 9 मुकदमे दर्ज करा चुकी है। इस तरह का डाटा रखने की जरूरत है, अब सिस्टम को बदलने की जरूरत है। तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, तो ये पता लगे जैसे ही लड़की थाने में जाए, मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करे तो उसका प्रीवियस कंडक्ट भी सामने आ जाए कि ये लड़की ऑलरेडी 4 मुकदमे, 10 मुकदमे, 50 मुकदमे झूठे करा चुकी है। पर दुर्भाग्य से इस तरह का जो डाटा है पुलिस के सिस्टम में नहीं है, ना अदालतों के पास कोई सिस्टम है। तो इस सिस्टम को तमाम को एड्रेस किए जाने की जरूरत है, तभी इस तरह के मामलों से
बचा जा सकेगा। और पुरानी कहावत है, जी। सुरक्षा हटी और दुर्घटना हुई, बचाव ही सुरक्षा है। इस तरह के मामले जैसे ही आपकी तरफ आए, आप तुरंत अलर्ट हो जाए, सुरक्षित हो जाए और जी। कोशिश करें कि कोई ऐसी चीज ना हो कि जिससे कि आपको डैमेज कर सके आपको चीज, आप बल्कि लड़की के ऊपर हावी होकर ये तमाम सबूत पेश कर सके कि इसमें जिम्मेदारी लड़की की भी थी, आदमी की तो थी, लड़की की भी जिम्मेदारी थी कि वो इस तरह की चीजें अचानक खड़ी हो गई है थाने में जाकर किसी प्लेटफार्म पर। क्या वो पैसा लेने के लिए कर रही है, क्या वो समाज में उस आदमी को बदनाम करने के लिए कर रही है? तो ये तमाम चीजें एड्रेस किए जाने की जरूरत है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरफ सरकार कुछ न कुछ जी, जरूर बिल्कुल। ध्यान देगी। शायद उम्मीद है कि शायद इंतजार है कि किसी बड़े मिनिस्टर या बड़े जस्टिस के साथ जब ये होगा तो शायद उस समय कानून जागेगा। तो देखते हैं कब ये कानून जागता है, नया कानून बनता है, तब हम जी, और जी। आप फिर दोबारा इस विषय पर डिटेल से चर्चा करेंगे और डिबेट करेंगे। जी जी बिल्कुल। कनिका जी, 2 सिद्धि की कम दर दिल्ली में क्या पूरे देश में 2 सिद्धि पर दर केवल 4.3 है। क्या ये हमारे अभियोजन की विफलता है या इस बात का प्रमाण है कि अधिकतर मामले अदालत तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं क्योंकि वे एक कमजोर आधार पर बने थे? जी बिल्कुल, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जो कि अदालत तक जब पहुंचते हैं तो या तो एविडेंस वीक होता है या इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो अदालत तक पहुंच भी नहीं पाते। देखिए, मैं स्टार्टिंग से ये बात बोल रही हूँ कि जो जेन्युइन केसेस हैं, जैसे अगर आप पॉक्सो के केसेस ले तो जो छोटी बच्चियां हैं जिनके साथ इस तरह की चीजें होती है, कोई 3 साल की बच्ची है, कोई 5 साल की बच्ची है, जो पॉक्सो केसेस है या फिर अदरवाइज भी जो केसेस है, जो रेप केसेस है जो कि जेन्युइन है, तो देखिए उन पे तो कार्यवाही सख्त से सख्त होना बहुत जरूरी है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आप जो लॉज हैं वो कमजोर कर दीजिए या जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लॉज है आप उसमें कोई पनिशमेंट कम कर दीजिए, ये बोलना सही नहीं होगा। क्योंकि आज भी हमको ये चीज माननी पड़ेगी, इस देश को ये चीज माननी पड़ेगी कि आज भी जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित तो नहीं है। अभी रिसेंटली आपने दिल्ली का अमर कॉलोनी का केस सुना होगा, जहाँ पे एक IRS ऑफिसर की 21 साल की IIT ग्रेजुएट बेटी जिसका रेप हुआ और उसकी हत्या भी हो गई। तो जब IRS ऑफिसर्स के घर में की लड़कियां ही सेफ नहीं है, तो आप सोचिए कि जो बाकी लड़कियां हैं उनका क्या होगा। बट साथ में हम ये जरूर बोल सकते हैं कि जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि जो लड़की फेक एलिगेशन लगाए उसको भी अदालत को छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। चाहे उसको उस पे भी करिए, आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट करिए, 20 साल की सजा दीजिए, डेथ पेनल्टी भी आप दीजिए। अगर एक लड़की की वजह से एक पूरे लड़की की जिंदगी खराब हो गई है या उस लड़की का सुसाइड हो गया है, ऐसे भी हम केसेस आए दिन देख रहे हैं जहाँ पे लड़की सुपारी दे के लड़के को मरवा रही है। ये भी ऐसे भी केसेस हम देख रहे हैं। तो अगर इस तरह के सीरियस केसेस सामने आते हैं तो इस पे डेथ पेनल्टी भी होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि जुडिशरी को हर केस एक अलग ढंग से देखना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक प्री नोशन से बैठे हैं, एक माइंडसेट से बैठे हैं कि लड़का ही गलत होगा। आप इस माइंडसेट से जो जुडिशरी है वो ना बैठे अपनी सीट पे, इस माइंडसेट से बैठे कि हर केस एक अलग केस है और जिस केसेस में लड़की झूठे एलिगेशंस लगा रही है उस केसेस में जुडिशरी अपने हाथ से सुयो मोटो ये कॉग्निजेंस ले और सुयो मोटो जो है ऐसी लड़कियों के ऊपर कंप्लेन करे, ताकि ऐसी सिचुएशन बन जाएगी लड़कियां भी डरे कि हम फॉल्स एलिगेशंस लगाएं, इससे अच्छा हमें एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए। तो जब तक ये डर का माहौल नहीं आएगा तब तक मेरे हिसाब से, क्योंकि आजकल मेरे को लगता है सभी लड़कियों को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि उनके पास इतने राइट्स है कि वो किसी भी लड़के की जिंदगी खराब कर सकती हैं और इस चीज को वो एज अ वेपन यूज कर रही है। तो ये जो चीजें आइडेंटिफाई होनी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। आयुष जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि लड़की पहले रिलेशन में रहती है और अधिकतम हमारे देश में लगभग 40% ऐसे शादी के नाम पे शादी का झांसा दिया या शादी करके हमके ये सब किया। लड़की रिलेशन में रहती है, उस दरमियान वो मीठी मीठी बातें दोनों करते हैं, युवक युवती दोनों हैं, लेकिन अगर किसी कारण में दोनों का रिलेशन खराब हो जाता है या शादी अन्य जगह की जाती है, शादी नहीं की जाती है, इसके बाद उन साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर कई साल बाद यानी 4 साल 6 साल 10 साल बाद FIR दर्ज कराई जाती है, उससे उस एविडेंस को कैसे क्लियर किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, कैसे अपनी बेगुनाही जो है आदमी वहां पे सिद्ध करेगा? या अगर ज्यादा समय हो जाता है और ओरिजिनल एग्जिबिट आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कब तक प्रिजर्व करेंगे। कई सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है, उनकी शादी हो जाती है, अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, बट अगर किसी एक पार्टनर की या जो भी जिसके साथ वो पहले कनेक्टेड थे नहीं हो पाई तो वो क्या करते हैं 2 साल 4 साल 5 साल के बाद भी केस फाइल करते हैं। तो ऐसे में आपने जस्टिफाइड से कम्युनिकेशन किया है
खुद को प्रिजर्व करके रखने की जरूरत है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ईमेल पर या आपके गूगल ड्राइव में या किसी ऐसी जगह पे स्टोर कर सकते हैं जिनको आप बाद में भी एक्सेस कर सकें। आप जी। चाहें तो एक कोई पासवर्ड उसमें लगा के रख सकते हैं कि बाकियों के लिए एक्सेसिबल ना हो। बट इन चीजों को आपको, या तो आप उन चीजों को जो एविडेंस या चैट उनको 65B करा के किसी भी एक्सपर्ट से अपने पास एक डॉक्यूमेंटेड करके रख सकते हैं, एक पेन ड्राइव में प्रिजर्व कर सकते हैं या एक CD में प्रिजर्व कर सकते हैं। जब भी आपको कभी कोर्ट में इन फ्यूचर अगर जरूरत होती है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। टाइम की पाबंदी आयुष गुहा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कनिका भारद्वाज जी, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। ACP साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वेदभूषण शर्मा जी। तो भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए सख्त कानूनों का उद्देश्य पीड़ितों को न्याय दिलाना था, लेकिन हाल ही में वर्षों में इन कानूनों के दुरुपयोग के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्थिति न केवल निर्दोष पुरुषों के जीवन बर्बाद कर रही है, बल्कि वास्तविक पीड़ितों के संघर्ष को भी कमजोर करती नजर आ रही है। डिबेट सेंटर में यहीं तक, आप देखते रहिए DN News Plus। नमस्कार।